नमस्कार। बजट 2017-18 पर हमारी खास पेशकश नई सोच नया बजट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है, लेकिन देश के समूचे विकास के लिए शहरों का भी विकास उतना ही जरूरी है जितना कि गांव का। और यही वजह है कि शहरी विकास की योजनाओं को इस बजट से भी खासी उम्मीदें हैं। और क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ परियोजनाएं हैं शहरी विकास की, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर एम रामचंद्रन, जो कि पूर्व सचिव हैं शहरी विकास मंत्रालय के। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको आज का जो बड़ा फोकस है वो बताते हैं। देश में करीब 5161 शहरों में करीब 28 करोड़ शहरी जनता रहती है, जिसकी ज़रूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। साथ ही गाँव से शहरों की ओर जो पलायन होता है उसने शहरों के विकास पर भी खासा असर डाला है। और यही वजह है कि शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं जो है उनको शुरुआत की गई है। और यही वजह है कि केंद्रीय बजट से शहरों की भी खासी उम्मीदें हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने तथा आर्थिक विकास को गति देने का प्रावधान है, जो मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में आगामी 5 वर्षों में विकसित करने का प्रावधान है, जिसमें केंद्र सरकार 48,000 करोड़ का निवेश करेगी और इतना ही धन संबंधित राज्य सरकारें इन नगरों के विकास में खर्च करेंगी। स्मार्ट सिटी में पर्याप्त जल आपूर्ति, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, ठोस प्रबंधन एवं सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन, ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, पर्यावरण संतुलन, महिलाएं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सुविधाएं होना अनिवार्य है। शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज के लिए कई मानक निर्धारित किए हैं, जिसमें छोटे और मझोले शहरों में अधिकतम यात्रा समय 30 मिनट होना चाहिए, पानी की उपलब्धता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर होनी चाहिए, 95% आवासों के 400 मीटर के दायरे में खुदरा दुकानें, पार्क, प्राथमिक स्कूल और मनोरंजक स्थल होने चाहिए। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक देश में 70% रोजगार अवसर शहरों में सृजित होंगे और सकल घरेलू उत्पाद में शहरों का योगदान 70% से ज्यादा होगा। इस योजना को पूरा करने के लिए आगामी बजट में वित्त मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तब शहरीकरण पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा गया था। उस समय हम ग्रामीण विकास पर ही ध्यान दे रहे थे और ये बात चली थी काफ़ी समय तक, लगभग 60 साल तक स्वतंत्रता मिलने के बाद शहरों का विकास पर ध्यान नहीं दिया गया था। खास ये शहरों का बहुत बड़ा योगदान है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। जैसे कहा गया है कि सिटीज़ आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, तो ये सच बात है। वहीं शहरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अमृत की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रीम प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। अमृत परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना गया है, वह बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि विकसित किए जाएंगे। यही नहीं, अमृत के अंतर्गत JNNURM की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी अमृत मिशन है और स्वच्छ भारत मिशन है। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल, जिसका कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया है, हृदय स्कीम है, वैसे तो और भी बहुत सी योजनाएं हैं। तो ये सभी योजनाएं अच्छी हैं और इसके तहत जो है काम बहुत कुछ किया जा सकता है। अर्बनाइजेशन जो है वो गरीबी निर्मूल का बड़ा भारी एक दवा है। अगर गरीबी दूर करना है तो योजनाबद्ध शहरीकरण एक बहुत अमोघ अस्त्र जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन 2022 तक सबके लिए आवास शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य स्लम वासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम वासियों का स्लम पुनर्वास करना, ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास मुहैया कराना और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना है। अभिषेक कुमार सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नई सोच नया बजट। डॉक्टर रामचंद्रन, अगर शहरी विकास की बात करें तो इस नए बजट में जो प्रावधानों की अगर बात है तो आपको क्या लगता है कि कहां पर ज़्यादा प्राथमिकता हो सकती है वित्त मंत्री की, और जो फंड्स की सबसे बड़ी समस्या आती है शहरी योजनाओं के सामने, उससे किस तरह से पूरा किया जा सकता है? मैं समझता हूँ जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे स्वच्छ भारत पर तो काम चल ही रहा है इस समय, सभी के लिए आवास, उसमें काम ज़्यादा स्टेट्स की ओर से करने की आवश्यकता है। और बाकी जो अन्य जो प्रोग्राम आपने बताया, स्मार्ट सिटीज़, अभी 100 सिटी तक नहीं पहुंच पाया, कुछ सिटीज़ की घोषणा करना भी रह गया है, और अमृत 500 सिटीज़ के लिए हैं। तो जिस प्रकार स्टेट्स और हमारे लोकल बॉडीज उसको उपयोग के लिए तैयार होते हैं और जितना आंकड़ा उपलब्ध होता है उपयोग करने का, उसके आधार पर वित्त मंत्री अपने साधन को देखते हुए उसके लिए आवंटन रखते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि वो साल भर के लिए जो आवंटन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, जो साल जब खत्म होने के उससे कुछ महीने पहले रिवाइज्ड एस्टिमेट में और अधिक धनराशि भी दे देते हैं। मेरा अनुभव ये रहा है कि जो कार्यक्रम जो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको एक कार्यान्वयन में, उसको समझने में, उसका तैयारी करने में, उसके लिए जो रूपरेखा तैयार करना, इस प्रकार के कार्य में स्टेट्स और लोकल बॉडी की तरफ कुछ समय लगता है। तो पहला 1-2 साल मैं समझूंगा कि तैयारी और आगे बढ़ने की कोशिश में चलता रहेगा। ये ज़रूर है कि दूसरे साल तक जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जिनकी क्षमता अच्छी हैं, और अक्सर मैं लोकल बॉडीज़ की क्षमता के ऊपर बल देता हूँ, वो कुछ आगे बढ़ेंगे। कुछ छोटे शहर या नए शहर जो आए हैं उनके लिए थोड़ा और समय लगेगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संसाधन इस कार्य के लिए कम नहीं रहेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन है उतना शायद उपलब्ध इसलिए नहीं होगा कि इस वर्ष का जो खर्च का जो आंकड़े देखेंगे, शायद जितना प्रावधान किया गया उतना पूरा खर्च ना हुआ हो। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि चूंकि पहली बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि फरवरी में बजट तैयार करने का, तो अगला वर्ष बहुत क्रिटिकल होगा, इसलिए कि वो 1 अप्रैल से ये स्टेट्स और सिटीज़ अपना काम तैयारी के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो अगला वर्ष इसके लिए क्रिटिकल होगा। इस वर्ष हो सकता है कि जितना उम्मीद किया था कि खर्च होगा उतना शायद ना हो पाए। आपके हिसाब से छोटा सा जवाब ये चाहेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो शहरी निकाय हैं, इनमें कितना पैसा कहाँ से दिया जाता है? थोड़ा सा अगर रफ आइडिया दे पाएं शहरी विकास की योजनाओं के लिए। नहीं, वो हर एक कार्यक्रम के ऊपर है। जैसे स्मार्ट सिटीज़ के लिए ये कहा गया है कि जो जितना भारत सरकार देंगे 100 करोड़ प्रति शहर प्रति वर्ष, उतना ही राज्य सरकार को भी लगाना है, और उसमें स्थानीय निकाय भी शामिल हो सकता है। अब स्मार्ट सिटी ऐसा एक प्रोग्राम है कि केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार के धनराशि पर निर्भर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा पैमाने पर खर्च होना है जी। तो वो अधिकतर लोकल बॉडीज के ऊपर निर्भर नहीं कि वो किस प्रकार उस प्रकार का धनराशि इकट्ठा करते हैं। बॉन्ड्स हो सकता है, लोन लेकर के हो सकता है, राज्य सरकार और अधिक धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। तो स्मार्ट सिटी के बारे में ये प्रश्न है। अमृत का भी एक फाइनेंसिंग स्कीम उस स्कीम के अंतर्गत है, तो वो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार तो पूरा धनराशि नहीं दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी, स्थानीय निकाय को भी अपना प्रयास करके धनराशि उसमें लाने की आवश्यकता है। तो स्थानीय निकाय जो है उनको भी आगे आना होगा, और जहाँ तक हमारी जानकारी है केवल अहमदाबाद और पुणे 2 ही शहर ऐसे हैं जो एक तरह से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए अभी फिलहाल तैयार हो पाए हैं। बजट यात्रा के लिए चलते हैं सीधे भोपाल, देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या कुछ हुआ है। आदित्य की रिपोर्ट देखते हैं भोपाल से। बजट यात्रा में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। वो भोपाल जिसे हरियाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस खूबसूरती पर झुग्गी नुमा एक दाग था जो अब धीरे धीरे धुलता जा रहा है। शहरी आवास की तमाम योजनाओं के चलते तमाम झुग्गी वालों को अब पक्के मकान देकर उनको वहां विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन लंबे समय से जो शहरी आवास की योजनाएं बजट के अभाव में अटकी हुई थी, वो पिछले 2 सालों में या तो पूरी हो चुकी हैं, और अब या तो कुछ ऐसी हैं जो पूरे होने के आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। केंद्र सरकार के दिसंबर में आए ताजा आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश भर में 53,300 आवासों को मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत। इसके तहत शहरी गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे, और आश्चर्य करने वाली बात यह है, या यूं कहें कि खुशी की बात यह है कि मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,000 आवास मिले हैं। यानी कि अब मध्य प्रदेश में 25,000 आवास बनाए जाएंगे जो शहरी गरीबों के लिए होंगे। वहीं हाउसिंग फॉर ऑल की अगर बात की जाए तो भोपाल और इंदौर नगर निगम ने अपनी डीपीआर तैयार कर ली है, और वो ये दावा कर रही है कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले हाउसिंग फॉर ऑल की डीपीआर वो तैयार कर चुके हैं, और जल्द ही उसको मंजूरी मिलने के बाद इस साल में
उसका भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले बजट से शहरी गरीबों को काफी उम्मीदें हैं और पिछले साल के मुताबिक जो काम हुआ है उनको लगता है कि आने वाला साल उनके लिए और इस बजट में खुशखबरी लेकर आएगा। और वित्त मंत्री से भी वो यही उम्मीदें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवास गरीबों को मिले ताकि उनका जीवन यापन जो है वो अब पक्के मकानों में हो सके। कैमरा पर्सन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, टीडी न्यूज, भोपाल। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि ये केवल केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, आपको राज्य सरकारों से भी सवाल पूछना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फंड जारी किया गया है तो कहां कहां कितने मकान बने हैं और कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को विस्थापित किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से हम विचार करेंगे इस बात पर कि ये जो आवास योजना है क्या उसके लिए कुछ ब्याज में रियायत मिल सकती है, क्या कुछ मकान सस्ते हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नई सोच नया बजट। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नई सोच नया बजट। डॉक्टर रामचंद्रन, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो कुछ राज्य सरकारें बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर गुजरात, और कहीं कहीं पे काम बहुत पिछड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश। कैसे राज्य सरकारों के साथ मिल करके केंद्र को आगे बढ़ना होगा और फंड्स का जिसकी आपने बात की यूटिलाइजेशन कैसे सही हो, उसको कैसे एक तरह से इन्फोर्स किया जाए। इसमें भी अगर हम देखें तो जो प्रगति क्रमशः हैं, अभी तक मैंने जो आंकड़े देखे हैं 34 राज्य और यूनियन टेरिटरी सब मिलकर के भारत सरकार के साथ MOA साइन किए हैं। मतलब अंडर वो एक लेवल है उसका, उसके बाद फिर आगे ले जाने का काम होगा। और फिर इसमें स्पष्ट है कि हर एक प्रदेश एक जैसा काम इसमें कर नहीं पाए, कुछ में काम करने की आदत कुछ ज़्यादा है, कुछ में समय लग सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को मकान देना है वो सबसे अधिक संख्या में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। वो कहाँ अपना मकान चाहते हैं, कहाँ उनको मकान दिया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली जैसे शहरों पर हमने देखा है कि कहीं पर लोग इस समय लगे हुए हैं, चाहे वो अनधिकृत भी हो, उनका काम पे जाने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वो जहाँ पर हैं वहाँ से उनका सुविधा हो गया। अगर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाके मकान देंगे तो इसलिए पुराने हाउसिंग योजना में ये कुछ एक कमी रह गया है कि मकान बनने के बाद भी उसमें लोग शिफ्ट नहीं होते हैं। तो बहुत सूझबूझ, बहुत सावधानी की आवश्यकता है उस स्तर पर जहाँ से योजनाएं बनाते हैं। ये जो अभी जो आंकड़ा हमने सुना वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव करने के हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब हुआ, तो किस प्रकार वो तैयारी करते हैं, उसमें भूमि कहाँ पर उपलब्ध हो पाता है। या तो स्लम को रिहेबिलिटेट कर वहाँ पर बनाए, लेकिन इस बीच लोग कहाँ जाएंगे उसके लिए भी विकल्प देना आवश्यक है। तो इसलिए इसमें कुछ समय ज़रूर लग सकता है शुरुआत करने में, शहरों को सोचने में, राज्य सरकार को उसको गाइडेंस देने में, क्योंकि भारत सरकार ने योजना का प्रारूप बता दिया है और धनराशि उपलब्ध करा देंगे। हाथ पकड़कर ले जाने का काम भारत सरकार, केंद्र सरकार स्तर पर नहीं होता है। सर, आपको लगता है कि भारत वाकई एक दिन ऐसा होगा कि स्लम मुक्त हो पाएगा पूरी तरह से, और ये मुश्किल की फिर से नए लोग आकर के उस स्थान पे बस जाते हैं जहाँ से हटाया जाता है, इसको कैसे? नहीं, ये पहल तो उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मैंने जो अपना प्रशासनिक अनुभव देखा है, कभी भी इस प्रकार का सरकार ने एक लक्ष्य रख कर नहीं चलाया कि सबको मकान उपलब्ध कराना है। ये पहली बार हुआ। तो वो जो एक दृढ़ निश्चय या एक पर्पसफुल अप्रोच है वो देखने को मिल रहा है। अब ये पूर्ण रूप से स्लम मुक्त होगा 2022 में क्या होगा ये कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल है कि लोग तब भी शहरों में आते रहेंगे। अभी जो हमने सुना है कि शहरीकरण का जो प्रक्रिया है भारत में, मैं समझता हूँ कि कई वर्षों तक चलता रहेगा, क्योंकि आर्थिक साधन और आर्थिक अवसर हमारे शहरों में उपलब्ध हैं। जब तक देहाती क्षेत्र में इतना अवसर उपलब्ध नहीं होता है ये तो चलता ही रहेगा। अब ये मास्टर प्लान्स और शहरी व्यवस्था के जो मजबूती पर डिपेंड है कि आप क्या उसको रोक पाएंगे कि उस प्रकार स्लम न बने की बात होगी। हाँ, ये एक चुनौती रहेगा हमारे सामने, लेकिन काफी हद तक इस समय जो स्लम्स बनने की प्रथा है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मकान मिल चुका होगा। गांधीनगर चलते हैं और देखते हैं एक ऐसी कहानी जहां पर कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी की जो पूरी परिकल्पना है उसमें आगे बढ़ करके किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। वहां के इंटरनेशनल सिटी गिफ्ट सिटी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। दूरदर्शन न्यूज की टीम अब आप पहुंची है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी के अंदर।
ये वो गिफ्ट सिटी है जहां पे दुनिया भर के निवेशक और जो भारत के जो व्यापारी है वो निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं और कई तो अपने व्यापार की शुरुआत भी यहां पे कर चुके हैं। और वजह साफ है कि गांधीनगर जो कि एक स्मार्ट सिटी है वो बुनियादी सुविधा यानी कि बिजली, सड़क, पानी, इंटरनेट की सुविधा यहां पे मुहैया करा रहा है। गांधीनगर की एक और खास बात है कि यहां पे जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि आज से 10 साल बाद किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी उस पर फोकस करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। गिफ्ट सिटी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल एक्सचेंज की शुरुआत हो चुकी है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें आखिर क्या है इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब भारत के निवेशक भी दुनिया भर के जो सूचकांक है उसमें जाकर के निवेश कर सकेंगे और जो दुनिया भर के निवेशक है वो भी भारत में आकर के अब निवेश कर सकेंगे। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जेपी मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, अल्फाबेट, जेपी मॉर्गन, ये तमाम सूचकांक के भाव यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस इंटरनेशनल एक्सचेंज की यह है कि 22 घंटे दिन भर में ऑपरेट करता है और अभी लगभग देखिए 13 घंटे 26 मिनट से ये सूचकांक यहां पे ऑपरेट कर रहा है। बीएसई के इंटरनेशनल एक्सचेंज की एक और खास बात यह है कि दुनिया भर के अंदर ये फास्टेस्ट एक्सचेंज में से माना जाता है, यानी कि दुनिया भर के अंदर जितने भी सूचकांक है, एक्सचेंज है, उनमें से सबसे तेज ये स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है बीएसई का इंटरनेशनल एक्सचेंज। सबसे अच्छी बात यह कि गिफ्ट सिटी के अंदर ये मौजूद है और दुनिया भर के अंदर गिफ्ट सिटी इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर गिफ्ट सिटी का एक अहम योगदान भी यहां पे है। गांधीनगर की एक और खास बात है जो कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि पूरे गांधीनगर के अंदर अब वाईफाई राउटर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए अब गांधीनगर तैयार है। चाइना जिस तरह के क्लस्टर्स बना रहा है, गांधीनगर भी उसी तरह से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहा है ताकि निवेशक जब भी भारत में गांधीनगर में आए या निवेश करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिले, यहां पे आके केवल वो अपने व्यापार की शुरुआत कर दे। तो शायद यही वजह है कि गांधीनगर स्मार्ट सिटी की सूची के अंदर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बुनियादी ढांचे पर खास तौर पर इस स्मार्ट सिटी गांधीनगर का फोकस है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, गांधीनगर। और अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने जाना कि कैसे लोग डिजिटल माध्यमों को तेजी से अपना रहे हैं। बजट यात्रा में आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है जिसके लिटरेसी लेवल्स देश के हाईएस्ट हैं, सबसे ज़्यादा हैं। आगामी बजट 2017-2018 में सरकार डिजिटल पेमेंट्स, खास करके जो लो कॉस्ट यूटिलिटी बिल्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी मेजर्स कदम अनाउंस कर सकती है। इनफैक्ट बैंक्स के साथ, ITES कंपनीज के साथ जो POS मशीन्स यूज़ करती हैं, एप्स यूज़ करती हैं, इन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। तमाम शहरों में डिजिधन मेले ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जहां लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि जो आगामी बजट में जब ये मेजर्स अनाउंस किए जाएं लोग उसके लिए तैयार हों। हमारा बैंक, हमारा IT सिस्टम, ताकि जितना भी आम आदमी है, जो भी छोटे लोग हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जितनी भी छोटी से छोटी पेमेंट है वो अपनी इन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने भी भीम ऐप जो लॉन्च की है, उससे क्या उसका ये फ़ायदा है कि आज की डेट में आपको कोई भी छोटा पेमेंट करना है, अखबार वाले का पेमेंट है, दूध वाले का पेमेंट है, या आप बाजार में सब्जी लेने जा रहे हैं, उसके लिए आज हम कैश पे निर्भर नहीं हैं। कितनी आसानी से हम इन सब माध्यम से हम अपनी पेमेंट कर सकते हैं। वित्त मंत्री रतन वातल और जो कि नीति आयोग के स्पेशल एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी पिछले महीने सरकार को एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने सरकार को ये रिकमेंडेशंस दी कि लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए जो एक अवेयरनेस और तमाम मेजर्स गवर्नमेंट अनाउंस करे। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, चंडीगढ़। चलते चलते डॉक्टर रामचंद्र, अगर रियायतों की बात की जाए तो वाकई देश में स्मार्ट सिटी को प्रमोट करने के लिए या स्मार्ट एक तरह से सिविक अमेनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए बजट क्या कुछ कर सकता है? 3 प्राथमिकताएं आपकी तरफ से। अभी तो शुरुआत है। मैं तो ये कहूँगा कि बजट में ये जो 100 सिटीज़ के लिए प्रावधान रखेंगे ही, लेकिन अगर इस कंसेप्ट को 100 सिटीज़ से 500 सिटीज़ तक ले जाएं, जितना अमृत सिटीज़ हैं सबको एक साथ लेकर के चले, क्योंकि जैसे आपने शुरू में बताया कि 5000 के ऊपर सिटीज़, मैं कहूँगा 8000 के करीब सिटीज़ और टाउन्स हैं सेंसस टाउन को मिला करके। जी जी।
तो 8,000 तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। तो 100 को 500 कर दें और 500 में स्मार्टनेस का एक शुरुआत कर दें तो उसका बहुत कुछ असर पड़ सकता है। उसका लाभ भी देखने को, क्योंकि लोग अब समझने लगे। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमें आपको थैंक्स कहना पड़ेगा, इस कार्यक्रम में आपने वक्त निकाला और अपनी जो सिफारिशें हैं हमारे देश के सामने रखें। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम नई सोच नई बजट में सिर्फ इतना ही। कल फिर से हम नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और कल का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए यह खास कार्यक्रम और DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।